स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं दीक्षा शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। देखिए, कई बड़ी अपडेट्स आज हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। विशेष तौर से सीपीएस मामले को लेकर बड़ी जानकारी लेकर आए हैं। इस पूरे मामले में अब सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल अनूप रतन अपीयर नहीं होने वाले हैं कोर्ट में। आखिरकार नौबत यहां तक क्यों पहुंची और एडवोकेट जनरल अब इसमें अपीयर क्यों नहीं होंगे, क्या कारण उनकी ओर से दिया गया है, ये जानकारी हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। क्योंकि सवाल तो ये भी है कि अगर इसमें सरकारी महाधिवक्ता ही अपीयर नहीं होंगे तो फिर आखिरकार सरकार की ओर से बहस कौन पूरी करेगा। तो ये भी तो एक बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब भी बिल्कुल इसी बुलेटिन में हम आपके लिए लेकर आए हैं। निर्दलियों के इस्तीफे पर भी अगले कल क्योंकि देखिए सुनवाई होने वाली है और इसमें अभी क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आई थी और अगले कल क्या कुछ हो सकता है, बिल्कुल तमाम चीज़ों को लेकर हम जानकारी आपको देने वाले हैं। हालांकि क्योंकि कोर्ट में सुनवाई होनी है, लेकिन फैसला क्या रहेगा इस पर हर किसी की निगाहें बनी रहेगी और फिर फैसले के मुताबिक किस तरह की संभावनाएं निर्दलीय विधायकों के लिए आने वाले समय में बन सकती है, बिल्कुल इस पर हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। दूसरी बड़ी बात कंगना रनौत को लेकर भी करेंगे। भाजपा प्रत्याशी हैं मंडी संसदीय सीट से और फेसबुक पोस्ट एक साझा किया गया था इनसे संबंधित। हालांकि आरोप भाजपा का ये है कि युवा कांग्रेस का ये काम था जिस पर एक्शन हुआ है और एक्शन में क्या कुछ बड़ी बात निकलकर यहाँ सामने आई है, क्योंकि ये निर्वाचन आयोग की ओर से यहाँ पर एक्शन लिया गया है। तो जानकारी ये भी हम आप तक पहुँचाने वाले हैं। शुरुआत मौसम से करना चाहेंगे क्योंकि हिमाचल प्रदेश में मौसम ने करवट बदल ली है। हालांकि कल और परसों फिर राहत रहने वाली है क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कमज़ोर पड़ेगी, ये मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जानकारी दी गई है। लेकिन 26 से 29 अप्रैल तक स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव रहने वाली है, जिस वजह से स्थानीय लोगों को और पर्यटकों को भी सावधान रहने के लिए एडवाइजरी यहाँ पर जारी की गई है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की ओर से पीजी की कक्षाओं के लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया है। ये पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट प्रोग्राम के लिए कक्षाएं होंगी। पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट प्रोग्राम के जरिए दरअसल क्योंकि ये कक्षाएं लगने वाली है, इसके लिए पहले ही तैयारियां करने के लिए यहाँ स्टाफ को कह दिया गया था हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से। इसमें टूरिस्ट गाइड कोर्स की परीक्षाएं 1 मई से 4 मई तक चलेगी। इसके बाद डीडीएस प्रथम और दूसरे सत्र की कक्षाएं 16 मई से शुरू होंगी। कंप्यूटर में डीसीए सेकेंड सेमेस्टर की कक्षाएं 26 मई और डीसीए फर्स्ट सेमेस्टर की 6 मई को होंगी। इसके साथ इतिहास के सभी सेमेस्टर के छात्र 23 अप्रैल से आ पाएंगे कक्षाएं लगाने के लिए, क्योंकि ये कक्षा 23 अप्रैल से यहाँ पर शुरू होने वाली है और 8 मई तक चलेंगी। ऑनलाइन मोड में ये कक्षाएं लगेंगी। संस्कृत एमए पहले सेमेस्टर की कक्षाएं 24 से 30 अप्रैल तक चलने वाली हैं। ये फर्स्ट सेमेस्टर जैसा कि हमने कहा संस्कृत एमए का रहने वाला है। तो ये जानकारी हम लेकर आए थे। हालांकि वेबसाइट भी आप हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की चेक कर सकते हैं, उसमें भी ये पूरी जानकारी दी गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम आज हिमाचल प्रदेश आए थे और ये हाईकोर्ट पहुंचे हुए थे केस के मैटर में, जहां पॉलिटिकली भी इनकी ओर से एक बड़ी स्टेटमेंट दी गई है। दरअसल यहां इन्होंने भाजपा के घोषणा पत्र को लेकर कई तरह के सवाल उठाए हैं। इसमें पी चिदंबरम का ये कहना था कि एक और कांग्रेस का मैनिफेस्टो है जहां गाँव-गाँव में उस मैनिफेस्टो को लेकर चर्चा हो रही है, क्योंकि हर छोटे बड़े वर्ग का उसमें ध्यान रखा गया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, निर्धन मुस्लिम, गरीब हिंदू, ईसाई और गरीब की बातें उसमें कही गई हैं। लेकिन दूसरी ओर भाजपाइयों की अगर बात करें तो केवल भाजपा की ओर से मोदी की गारंटी यही शब्द दोहराए जा रहे हैं। लेकिन मोदी की गारंटी के साथ तो मैनिफेस्टो जारी नहीं किया जा सकता है और ना ही इस तरह का कोई घोषणा पत्र लोगों को पसंद आएगा जिसमें बार बार मोदी की गारंटी का ही उल्लेख किया हो। केवल कांग्रेस का मैनिफेस्टो है जिसका जिक्र हो रहा है। हर छोटे बड़े लोग इसका जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं और असर भी इसका बिल्कुल चुनावों में देखने के लिए मिलने वाला है। कांग्रेस जीत हासिल करेगी, ये दावा यहाँ पी चिदंबरम की ओर से यहाँ किया गया है। पी चिदंबरम ने एक बात और बड़ी यहाँ कही है। दावा उन्होंने ये भी किया है कि हिमाचल प्रदेश में तो जीत हासिल करेगी ही करेगी कांग्रेस, लेकिन तमिलनाडु और केरल में भी कांग्रेस ही जीत हासिल करने वाली है, क्योंकि उन्होंने खुद तमिलनाडु में प्रचार प्रसार किया है। तो इसी की वजह से वो ये मानते हैं कि 25 की 25 सीटें वहाँ भाजपा हार रही है और केरल में भी बीजेपी सभी 20 सीटों पर चुनाव हार रही है। ऐसे में जो 400 सीटों का लक्ष्य लेकर भाजपा चल रही है वो उनकी समझ से परे है। ये स्टेटमेंट आज इनकी ओर से दी गई है। तो ये बड़ी बात कहना चाहेंगे। अगली बात कांग्रेस प्रत्याशियों को लेकर भी
आपके साथ साझा करेंगे क्योंकि ये भी बड़ी जानकारी है। अभी देखिए 2 सीटों पर प्रत्याशी तय नहीं हुए हैं कांग्रेस की ओर से। इसमें हमीरपुर संसदीय सीट है और कांगड़ा संसदीय सीट है। कई तरह की अटकलें लगाई जा रही है, कई नाम भी सामने आ रहे हैं, लेकिन जब तक हाईकमान मोहर नहीं लगाएगी या फाइनल लिस्ट सामने नहीं आती तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। फिलहाल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो सके इसके लिए दिल्ली में तैयारियां शुरू हो गई हैं। मुख्यमंत्री सुक्खू, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री और सांसद प्रतिभा सिंह इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचने वाले हैं। अगले कल ही मुख्यमंत्री सुक्खू दिल्ली के लिए रवाना होने वाले हैं। ठीक उसके बाद फिर 26 को वापसी होगी। डोडरा क्वार में जनसभा संबोधित की जाएगी। 26 को ही ये वापसी करेंगे और इसी जनसभा में सबसे पहले पहुंचने वाले हैं। अगले कल दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे और उसके बाद अभी अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि हो ना हो इस बार प्रत्याशी तय कर दिए जाएंगे। लेकिन अभी जो 2 लोकसभा की सीटें बच रही है महज इन पर ही प्रत्याशी तय किए जाएंगे। उपचुनावों में इंतजार अभी और ज्यादा प्रत्याशियों के लिए करना पड़ सकता है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी और आम लोगों को भी। और ये भी बात तय है कि जब तक सभी प्रत्याशी इनकी ओर से तय नहीं कर दिए जाते लोकसभा सीटों के लिए और उपचुनावों के लिए, तब तक देखिए ये मैदान में नहीं उतरेंगे। ग्राउंड में उतरने का फायदा तभी है जब इनके पास चेहरे हों, और जब तक फाइनल ये चेहरे नहीं हो जाते कांग्रेस के लिए काफ़ी ज़्यादा ये परेशानी होने वाली है। क्योंकि बिना प्रत्याशी के अगर चुनावी मैदान में जाएंगे तो लोगों से क्या कहेंगे, किस तरह से जनसभाओं को संबोधित करेंगे, ये थोड़ा सा मुश्किल रह जाता है। इसलिए बार बार सांसद प्रतिभा सिंह की ओर से भी यही माना जा रहा है कि एक बार हम प्रत्याशियों को तय कर लें, उसके बाद ही चुनावी मैदान में उतरेंगे और जितने भी कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, सभी को अलग अलग जिम्मा दिया जाएगा प्रचार प्रसार को लेकर भी। तो ये बड़ी बात। और कंगना रनौत को लेकर भी देखिए एक जानकारी हम आपको दे देते हैं। ये भी क्योंकि दिल्ली पहुंची है, वहां पर बांसुरी स्वराज के लिए ये प्रचार प्रसार करने वाली है। ये पहले ही कंगना रनौत की ओर से क्लैरिटी कर दी गई थी कि अपने लिए तो चुनावी प्रचार प्रसार करेंगी ही मंडी संसदीय सीट के लिए, लेकिन बाकी भाजपा के नेताओं के लिए भी ये प्रचार प्रसार में जुटने वाली है और ये देखने के लिए भी अभी हमें मिल रहा है। विक्रमादित्य सिंह की ओर से भी आज हुंकार भरी गई है। दरअसल मंत्री विक्रमादित्य सिंह जाखू मंदिर पहुंचे थे हनुमान जी के दर्शन करने के लिए और इस बीच इन्होंने बाकी प्रदेशवासियों को भी हनुमान जयंती की बधाई दी है। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि सभी पर हनुमान जी का आशीर्वाद बना रहे और ये भी हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त करने आए हैं क्योंकि अगले कल से ही चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। क्योंकि अब इन्हें तो प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है कांग्रेस की ओर से, तो ऐसे में अपना प्रचार प्रसार शुरू करने वाले हैं। मंडी के रण में उतरने से पहले इन्होंने हनुमान जी का आशीर्वाद लेना जरूरी समझा और साथ ये दावा भी इन्होंने किया है कि विजय प्राप्त करने के बाद ये हिमाचल प्रदेश के मुद्दे लोकसभा में उठाने वाले हैं। इनकी ओर से पूरी कोशिश ये रहेगी और जो भी विकासात्मक कार्य अभी तक रुके हैं या पूरे नहीं हो पाए उन्हें भी जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। ये भी आज इनकी ओर से हवाला दिया गया है। तो काफी ज्यादा आत्मविश्वास में आज ये नजर आ रहे थे और इनका ये भी मानना था कि अब राजनीतिक तौर पर ये नई शुरुआत करने जा रहे हैं। इससे पहले क्योंकि सांसद का चुनाव इन्होंने नहीं लड़ा, अब ये लोकसभा सीट के लिए चुनाव लड़ेंगे, तो ऐसे में हनुमान जी का आशीर्वाद इनके बहुत काम आने वाला है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भाजपा को नसीहत ये दी है कि पालमपुर मामले पर कम से कम उन्हें राजनीति नहीं करनी चाहिए। पालमपुर में एक बेटी के साथ दरिंदगी दिखाई गई थी, कुछ रोज पहले ही उस पर दरार से हमला किया गया और इस पर मुख्यमंत्री का ये मानना था कि बार बार नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर इस पर कोई ना कोई टिप्पणी कर रहे हैं। कभी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठाते हैं तो कभी सीधे तौर पर कांग्रेस सरकार पर हमला कर रहे हैं। कम से कम इस मामले में वो राजनीति करना छोड़ दे। ये एक घरेलू मामला है और जो बेटी के परिजन हैं वो अभी भी बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं और इस सबके बीच आरोपी को सलाखों के पीछे रखा गया है। एक तरह से गिरफ्तारी उसकी हो गई है, वो जेल की सलाखों के पीछे है और जो भी मदद सरकार से बन पाएगी यानी कि आर्थिक तौर पर जितना भी खर्चा आता है बेटी का वो सरकार की ओर से ही दिया जाएगा। तो बिल्कुल सरकार ने इस पूरे मामले में खुद संज्ञान लिया था और वो बेटी के परिजनों के साथ हैं इस दुख की घड़ी में, तो इसलिए राजनीति भाजपा ना करे। दूसरी बड़ी बात इनकी ओर से ये भी कही गई है कि विचलित एक तरह से जयराम ठाकुर नजर आ रहे हैं क्योंकि पहले भी उन्होंने मुख्यमंत्री सुक्खू की कुर्सी छीनने की कोशिश की और अब उसके बाद अब भाजपा में ही उनसे कुछ एक पदाधिकारी कार्यकर्ता नाराज हो गए हैं क्योंकि बिके हुए नेताओं को टिकट दे दी गई है उनसे बिना पूछे। तो ऐसे में नाराजगी बिल्कुल स्वाभाविक है और इसी नाराजगी को देखते हुए जयराम ठाकुर विचलित है और इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। ये भी आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से स्टेटमेंट दी गई है जब मीडिया से वो बातचीत कर रहे थे। लेकिन सबसे काम की स्टेटमेंट ये है कि गंगूराम
मुसाफिर पर भी उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है। ये देखिए चर्चाओं का माहौल अभी हिमाचल प्रदेश में बना है कि गंगूराम मुसाफिर की वापसी होगी या नहीं होगी, और एक तरह से ये मजाक ही हो गया था कि कांग्रेस कार्यालय में पहले उनका स्वागत किया गया, फिर सांसद प्रतिभा सिंह ने भी उनका स्वागत किया और मीडिया में ये स्टेटमेंट भी दी कि वो तहे दिल से उनका स्वागत करती हैं और कांग्रेस पार्टी को काफ़ी फायदा होने वाला है गंगूराम मुसाफिर की वापसी का। लेकिन फिर यू टर्न अगले दिन इस बात से ले लिया जाता है कांग्रेस की ओर से। कांग्रेस के महामंत्री रजनीश किमटा ने कुछ और ही जानकारी दे दी, जिसमें उनका कहना था कि अभी तक कांग्रेस में गंगूराम मुसाफिर की वापसी हुई नहीं है और ये हाईकमान पर निर्भर करता है कि उनकी वापसी होगी या नहीं होगी। तो खेमेबाजी को लेकर एक दफा फिर सवाल उठने लगे थे कांग्रेस पर, लेकिन मुख्यमंत्री सुक्खू ने जो आज स्टेटमेंट दी है अब उससे ये लग रहा है कि गंगूराम मुसाफिर की वापसी होकर रहेगी। दरअसल मुख्यमंत्री ने ये बात कही है कि जो गंगूराम मुसाफिर है उनकी वापसी को स्वीकृति यहाँ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने दे दी है और बाकी अगला फैसला हाईकमान को लेना है। हाईकमान भी जल्दी ही इस पर अप्रूवल दे देगी। सीधे तौर पर एक लाइन उनकी ओर से ये कही गई है, जिसके बाद ये संकेत मिले हैं कि गंगूराम मुसाफिर की वापसी जल्दी ही हो सकती है और हाईकमान की ओर से भी इसमें अप्रूवल मिल सकता है। क्योंकि कांग्रेस देखिए अभी इस वक्त पे ये भी नहीं भूल सकती है कि गंगूराम मुसाफिर अकेले नहीं बल्कि अपने कई समर्थकों के साथ कांग्रेस में वापसी कर रहे हैं। और अभी वैसे ही कुछ दिन पहले कांग्रेस में कई बगावती सुर छिड़े थे, जिस वजह से कई कार्यकर्ता पदाधिकारी नाराज हुए थे। तो ऐसे में अब अगर एक संख्या और मिल रही है कांग्रेस को अपने साथ जुटाने में, तो वो काफ़ी अच्छी बात रहेगी। और इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री की ओर से भी आज स्टेटमेंट दी गई है कि जल्दी ही उनकी वापसी होने वाली है। हाईकमान भी उनकी वापसी को लेकर अप्रूवल देगी। देखिए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी आज एक बड़ा ऐलान किया है। इनका ये मानना है कि 63% वोट भाजपा को मिलने वाली है लोकसभा चुनावों में और 33% वोट कांग्रेस को मिलने वाली है। कांग्रेस के पास तो पासिंग मार्क्स भी नहीं रहने वाले हैं। ये बात जयराम ठाकुर ने कही क्योंकि इनका कहना है कि सर्वेस जो करवाए गए हैं, सर्वे के अनुसार यही आंकड़ा सामने आया है। दूसरी बड़ी बात कि 9 उपचुनाव होंगे, अभी भी भाजपा इसी बात पर अड़ी हुई है। हालांकि अभी देखिए 6 उपचुनावों को लेकर ही हिमाचल प्रदेश में शेड्यूल जारी हुआ है, लेकिन 3 निर्दलीय विधायकों के केस में जल्दी ही कोई पॉजिटिव रिस्पांस आएगा कोर्ट से, यानी कि निर्दलीय विधायकों के फेवर में ही फैसला आने वाला है। इस पर भी काफ़ी ज़्यादा आत्मविश्वास में भाजपा नजर आ रही है और बार बार 6 उपचुनावों की जगह 9 उपचुनाव होने वाले हैं। उसके बाद केंद्र के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में भी भाजपा की सरकार बनेगी। ये बात आज जयराम ठाकुर ने कही है। अभी फिलहाल देखना होगा क्या कुछ होता है। हालांकि आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है और एक ही बात जो कि भाजपा दोहरा रही है कि अब इनकी सरकार बनने जा रही है, क्योंकि कांग्रेस तो अभी तक उम्मीदवार भी तय नहीं कर पाई है। इस तरह की हालत पहले किसी भी पार्टी की नहीं देखी गई है, जहां उम्मीदवार तय करने में भी इतना ज़्यादा समय लग गया हो। और अब तो चुनाव इतनी नज़दीक हैं कि ये भी नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा उनके जो प्रत्याशी हैं वो अपना दौरा एक बार हर क्षेत्र में कंप्लीट कर चुके हैं और दूसरी ओर कांग्रेस अभी तक उम्मीदवार ढूंढने में ही लगी हुई है। देखिए सीपीएस केस में सबसे बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है, ये हम आपके साथ बिल्कुल साझा करना चाहेंगे, क्योंकि 6 सीपीएस नियुक्त किए गए थे सरकार की ओर से। फिर इस फैसले को लेकर चुनौती दी थी भाजपा ने कि असंवैधानिक तौर पर इनकी नियुक्तियां हुई हैं, जिसके बाद सुनवाई का सिलसिला जारी था और फिर तय ये हुआ था कि 22, 23 और 24 अप्रैल इन 3 तिथियों को लगातार इस मामले में हियरिंग होगी और अति महत्वपूर्ण फैसला भी इसमें दे दिया जाएगा। ये भी यहाँ जो वकील हैं उनकी ओर से जानकारी सामने आई थी। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात ये है, पिछले कल एडवोकेट जनरल अनूप रतन बिल्कुल इस हियरिंग में गए थे और उनकी ओर से ये बात स्पष्ट कर दी गई है कि वो इस केस में अपीयर नहीं होने वाले हैं। उन्होंने इस केस में अपीयर होने से इनकार कर दिया है, क्योंकि राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर एडवोकेट्स को अब हायर किया गया है। हालांकि हाई कोर्ट ने इस पर यह सवाल भी उठाया कि 23 मार्च से अब तक काफ़ी ज़्यादा समय था सरकार के पास, तो ये जो वकील अब हायर किए जा रहे हैं, सीनियर एडवोकेट्स हायर किए जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, ये पहले डिसीजन क्यों नहीं हुआ। जिस वजह से अब आज की अगर हम जानकारी दें, क्योंकि एडवोकेट जनरल अनूप रतन ने पिछले कल ही इनकार कर दिया था इस केस में अपीयर होने से, तो आज सरकार की ओर से कोई भी मौजूद नहीं था हियरिंग के लिए। और फिर मुख्य सचिव की ओर से इसमें एक पत्र जारी किया गया, जिसमें कि ये बात स्पष्ट तौर पर बताई गई थी कि सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल और मुकुल रोहतगी को राज्य सरकार ने सीपीएस केस के लिए हायर किया है, लेकिन ये दोनों 8 और 9 मई को उपलब्ध हैं, इसलिए
सुनवाई की डेट आगे बढ़ा दी जाए, यानी कि 8 और 9 मई को ही ये अवेलेबल हो पाएंगे, इसलिए सुनवाई की डेट आगे बढ़ाने का आग्रह इस पत्र में किया गया है, जो कि मुख्य सचिव की ओर से जारी किया गया आज हाईकोर्ट में। तो अब देखिए इसके बाद अब इंतज़ार करना है या क्या कुछ होता है, अगले कल पता चल पाएगा, क्योंकि अगले कल भी इस मामले में हियरिंग तो होनी है। हालांकि आज जब सरकार की ओर से कोई भी इस हियरिंग में मौजूद नहीं था, तो उसके बाद फिर सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर की एडवोकेट ने ही मामले में बहस की है। अब कल भी इस केस को सुना जाएगा और फिर ये पता लग पाएगा कि आखिरकार अब क्या होता है, क्योंकि अति महत्वपूर्ण ये 3 दिन अभी तक समझे जा रहे थे और ये भी उम्मीद लगाई जा रही थी कि सीपीएस मामले में जो भी डिसीजन आएगा वो फाइनल डिसीजन अब इन 3 दिनों के दौरान आने वाला है। लेकिन यहाँ तो नई ही अपडेट सामने आ गई है, नया ट्विस्ट एक तरह से हम इसे कह सकते हैं कि राज्य सरकार ने अब इसमें एडवोकेट जनरल को इनकार कर दिया है अपीयर होने के लिए और सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर एडवोकेट्स को हायर किया गया है और उनके पास 8 और 9 मई को ही टाइम भी होगा, ये इन 2 दिनों में ही अवेलेबल हो पाएंगे। तो फिलहाल अभी ज़्यादा कुछ हम इस केस में नहीं कह सकते हैं क्योंकि हाईकोर्ट का मामला है, लेकिन जो कुछ भी होगा अगले कल भी इसमें एक तरह से क्लैरिटी हो सकती है। 3 निर्दलीय विधायकों को लेकर भी जानकारी देना चाहेंगे, क्योंकि इनकी ओर से भी हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया गया है। कारण ये है कि विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने इनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है, जिसे लेकर विधानसभा अध्यक्ष को पिछली बार कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था कोर्ट की ओर से। इस पर भी देखिए अगले कल रिप्लाई आने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, अगले कल जब सुनवाई होगी तो ये स्पष्टीकरण मिल जाएगा कि इनका इस्तीफा स्वीकार होने वाला है या फिर इन्हें अब मौका नहीं मिलेगा उपचुनाव लड़ने का। क्योंकि सीधी सी बात है, देखिए अगर इस्तीफा स्वीकार होगा तभी ये उपचुनाव लड़ पाएंगे और अब ये भी ज़रूरी है कि 7 मई से पहले इनका इस्तीफा स्वीकार हो जाए। 7 मई से भी कुछ रोज़ पहले इनका इस्तीफा स्वीकार होना चाहिए, तभी ये उपचुनाव में एक प्रत्याशी के तौर पर बिल्कुल उतर पाएंगे, तभी ये उपचुनाव लड़ पाएंगे। और इसके लिए इस्तीफा स्वीकार होता है नहीं होता है, अगले कल ही ये भी एक तरह से क्लैरिटी होने वाली है। तो निगाहें इस मामले पर भी हर किसी की बनी रहेंगी। देखिए वाटर सेस मामले में भी एक जानकारी निकलकर सामने आई है। वाटर सेस के खिलाफ पहले अभिषेक मनु सिंह भी क्योंकि हाईकोर्ट में अपीयर हुए थे, अब इसके बाद इसमें जो पी चिदम्बरम हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री, पूर्व में रह चुके हैं, ये भी आज हाईकोर्ट में पहुंचे थे। हाईकोर्ट में दरअसल इसी मामले को लेकर पेश हुए हैं। हालांकि इस केस में सुनवाई 1 मई को स्थगित हो गई है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने ऊर्जा नीति में संशोधन किया था। दरअसल जो बिजली में पड़ने वाली रॉयल्टी है उसे बढ़ा दिया गया था, जिसके बाद ये मामला कोर्ट पहुंचा था और अब जेएसडब्ल्यू किन्नौर जिला में जेपी ग्रुप के पावर प्रोजेक्टों का मालिक है। कंपनी ने ऊर्जा नीति में संशोधन को पहले स्थापित हो चुके प्रोजेक्ट पर लागू करने के विरोध में हाईकोर्ट में केस किया हुआ है और इसमें अब पी चिदम्बरम की तरफ से भी पैरवी की जा रही है। आज क्योंकि हाईकोर्ट पहुंचे थे तो पैरवी करने के लिए ही आए थे। हालांकि इस केस के रिगार्डिंग इन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन पॉलिटिकली जो इनकी ओर से स्टेटमेंट दी गई है वो हमने जानकारी आप तक जरूर पहुंचाई है। कंगना रनौत के खिलाफ एक पोस्ट साझा किया गया था फेसबुक पर, एक अभद्र टिप्पणी इसमें की गई थी और भाजपा के मीडिया प्रभारी करण नंदा ने इसकी शिकायत चुनाव आयोग में की थी और ये भी आरोप लगाया था कि युवा कांग्रेस के फेसबुक पेज पर ये पोस्ट साझा की गई है। ये हमीरपुर युवा कांग्रेस के नाम से पेज है। तो दरअसल इस पर एक्शन ले लिया गया है और जो ये पोस्ट है इसे डिलीट करने के आदेश दिए गए हैं। टेकन डाउन पोस्ट को करने के लिए कहा गया है, यानी कि सीधे तौर पर डिलीट करने के आदेश इसमें हुए हैं। और एक और बात यह है कि पहले मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने भारत निर्वाचन आयोग के अंडर सेक्रेटरी को पत्र लिखा और फिर इसे आचार संहिता का उल्लंघन बताया और फिर डिलीट करने की प्रक्रिया के लिए ये केस आगे भेजा है। तो कोई ना कोई देखिए एक्शन तो ज़रूर इस पर होना ही था और हम पहले से लेकर यही देख रहे हैं, चाहे शिकायत कांग्रेस की ओर से की जाए, भाजपा की ओर से की जाए, इस बार धड़ाधड़ एक्शन यहाँ चुनाव आयोग की ओर से भी लिए जा रहे हैं कल्प्रिट्स को लेकर। आज हनुमान जयंती थी और शिमला के ऐतिहासिक जाखू मंदिर में काफ़ी खास व्यवस्था भी इसके लिए की गई थी, लेकिन इसी बीच कई बड़ी राजनीतिक हस्तियां भी पहुंची थी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की धर्मपत्नी मल्लिका नड्डा भी यज्ञ करवाने के लिए वहां आई थी और जो राज्यसभा सांसद हैं हर्ष महाजन, वो भी उनके साथ इस यज्ञ में शामिल हुए हैं। हालांकि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर नहीं आ पाए क्योंकि वो अपने चंबा दौरे में काफ़ी ज़्यादा बिजी थे
और दूसरी ओर मंत्री विक्रमादित्य सिंह और उनकी माता जो कि सांसद प्रतिभा सिंह हैं, ये दोनों भी शीश नवाने के लिए आज हनुमान मंदिर में पहुंचे थे। इनकी ओर से भी पूजा अर्चना की गई है। और दूसरी ओर जो स्थानीय विधायक हरीश जनार्था हैं, ये भी वहां पर इस दौरान देखे गए। और भाजपा सरकार में पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज भी आज मंदिर में मौजूद थे, शीश नवाने के लिए आए थे। तो कई बड़ी राजनीतिक हस्तियां आई थी और इन्होंने अपना शीश नवाया और साथ ही साथ प्रदेशवासियों को भी हनुमान जयंती की बधाई दी। तो फिलहाल के लिए यही जानकारी, फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। धन्यवाद।